मुजिन ने मेरी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या शर्त है? मैंने बिना किसी झिझक के शांत स्वर में कहा, हम हर आधे महीने में एक बार लिंगशू जू युआन को बजा सकते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ विशेष अधिकार चाहिए। सामान्य सिद्धांत की कुछ कक्षाएं हमारे लिए आवश्यक नहीं है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद म्यूजिन अचानक चौंक गई। उन्होंने तुरंत मेज पर रखी कलम उठा ली और अपने नोट्स व्यवस्थित करने का बहाना बनाते हुए अपनी झेंप छिपाने लगी। जब तक तुम दोनों कोई नियम नहीं तोड़ोगे, कोई शिक्षक तुम्हें रोकेगा नहीं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। यही उत्तर मैं चाहता था। कार्यालय से बाहर निकलने के बाद हम दोनों शांत गलियारे में साथ साथ चलने लगे। शाओ शाओ पूरे रास्ते मेरी ओर देखती रही। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मासूमियत से पूछ बैठी, भैया, अभी जब आपने अपनी शर्त रखी थी तो टीचर में अचानक इतनी लाल क्यों हो गई थी? मैंने सामने देखते हुए बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, बड़ों की बातें हैं, बच्चों को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा जवाब सुनकर शाओ शाओ ने तुरंत होंठ फुला लिए। उसने दोनों हाथ कमर पर रख दिए और नाराज होकर बोली, कौन बच्चा है? आप और मैं तो एक ही उम्र के हैं। मैं भी अब बच्ची नहीं हूं। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था। मैंने सीधे अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ी सी रंग बिरंगी लॉलीपॉप निकाली। जैसे ही मीठी खुशबू फैली, शाओ शाओ बिजली की तरह झपटी। उसने एक ही झटके में लॉलीपॉप छीन ली, रैपर फाड़कर तुरंत मुंह में डाल लिया। मुंह भरे हुए ही वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं बच्ची हूं, मैं बच्ची हूं। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए अर्धचंद्र जैसी हो गईं। हम दोनों धीरे धीरे शिक्षण भवन से बाहर निकल आए। बाहर चौड़ी पेड़ों से घिरी सड़क पर असामान्य चहल पहल थी। बहुत से बाहरी अकादमी के विद्यार्थी उत्साह से एक ही दिशा में दौड़ते जा रहे थे। मैंने कदम रोक दिए। भीड़ में मुझे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वो मुड़कर देखने लगा। वो ली दजवांग था। मुझे देखते ही वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और उत्साह से बोला, क्लास मॉनिटर, आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला? आज बेबे और शूसंशी का मुकाबला होने वाला है। दोनों हमारी बाहरी अकादमी के सबसे ताकतवर सीनियर हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, चलो देखते हैं। हम भी भीड़ के साथ सोल फाइटिंग अरीना की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में हमारे सामने एक विशाल भवन दिखाई दिया। उसकी बनावट प्राचीन रोमन अखाड़े जैसी थी। बीच में विशाल युद्ध मंच था। चारों ओर दर्शक दीर्घाएं पहले ही विद्यार्थियों से भर चुकी थीं। चारों तरफ शोर शराबा था। कुछ विद्यार्थी तो मुकाबले पर दांव भी लगा रहे थे। मैं अपने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वभाव की वजह से भीड़ के बीच आसानी से आगे निकल गया। उसी समय युद्ध मंच पर दोनों मुख्य प्रतिभागी पहले से खड़े थे। बाईं ओर लंबा और आकर्षक युवक, उसके गहरे नीले बाल कंधों तक बिखरे हुए थे। वो था बेबाय। दाईं ओर मजबूत शरीर वाला एक युवक खड़ा था। उसके छोटे लाल बाल सीधे खड़े थे, चेहरा चौड़ा था। वो था शूसंशी। दर्शक दीर्घा का शोर अपने चरम पर पहुंच चुका था। तभी रेफरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से घोषणा की, मुकाबला शुरू। अगले ही क्षण दोनों ने एक साथ अपनी सोल पावर सक्रिय कर दी। नीली बिजली और काले जल की शक्ति धातु के युद्ध मंच पर जोरदार टक्कर के साथ फूट पड़ी। पूरा अखाड़ा चमकदार सोल स्किल्स से जगमगा उठा। जैसे ही रेफरी ने मुकाबला शुरू होने की घोषणा की, पूरा सोल फाइटिंग अरीना तालियों और नारों से गूंज उठा। लेकिन ठीक उसी समय जब सभी की निगाहें मंच पर चल रहे मुकाबले पर थीं, दर्शक दीर्घा के एक कोने से एक बेहद सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिट पावर चुपचाप पूरे युद्ध मंच पर फैल गई। उसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल जांच, डिटेक्शन और जानकारी साझा करना, शेयरिंग था। मानो किसी ने पूरे अखाड़े में अनगिनत अदृश्य आंखें बिछा दी। शिवसंशी की हर मांसपेशी की हरकत, उसके सोल पावर का हर प्रवाह, हर छोटी बड़ी गतिविधि, सब कुछ वास्तविक समय में किसी और तक पहुंचाया जा रहा था। मैंने तुरंत उस स्पिरिट पावर के स्रोत की ओर देखा। दर्शक दीर्घा के बाएं कोने में एक दुबला पतला लड़का रेलिंग पकड़े खड़ा था। स्पिरिट डिटेक्शन शेयरिंग का उपयोग करके छिपकर बेबई की सहायता कर रहा था। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मुझे हुओ युहाओ से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी, लेकिन इस तरह नियम तोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये एक 1-on-1 मुकाबला था। बाहरी स्पिरिट पावर से पूरी लड़ाई की जानकारी देना मेरे लिए परीक्षा में नकल करने जैसा था। और सबसे बड़ी बात, उसकी स्पिरिट पावर इतनी कमजोर थी कि उसका मार्ग साफ दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों में अचानक फुक्सी बैगवा का दिव्य चक्र घूमने लगा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने केवल अपने विशाल स्पिरिट पावर को बैगवा फॉर्मेशन के अनुसार संचालित किया। क्षण भर में एक विशाल अदृश्य स्पिरिट मिलस्टोन मानसिक चक्की आकाश में बन गई। वो धीरे धीरे घूमने लगी। उसमें हर भ्रम और हर बाहरी स्पिरिट लिंक को पीस डालने की शक्ति थी। जैसे ही हुओ युहाओ की स्पिरिट डिटेक्शन शेयरिंग उस चक्की से टकराई, पूरी स्पिरिट नेटवर्क टूटकर बिखर गई। उसकी सारी स्पिरिट पावर चूर चूर होकर मानसिक ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई। मैंने उन सभी बिखरे हुए स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को उसी लिंक के रास्ते सीधे वापस हुओ युहाओ की ओर लौटा दिया। दर्शक दीर्घा में खड़े हुओ युहाओ का शरीर अचानक बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखों की सुनहरी चमक एक ही पल में बुझ गई। अगले ही क्षण उसके मुंह और नाक से ताजा खून बह निकला। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसका शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। उसी समय युद्ध मंच पर लड़ रहे बेबाई को अचानक अपनी स्पिरिट डिटेक्शन शेयरिंग पूरी तरह गायब महसूस हुई। एक पल पहले तक जो उसे पूरे मैदान का स्पष्ट दृश्य दे रही थी, वो अचानक समाप्त हो गई। उसकी लय एक क्षण के लिए टूट गई। और यही एक पल एक शिवसंशी के लिए पर्याप्त था। शिवसंशी की युद्ध प्रवृत्ति बेहद तेज थी। उसे यह नहीं पता था कि बेबे अचानक क्यों रुक गया, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि दुश्मन की एक पल की चूक भी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसने जोर से गर्जना की, दोनों पैरों से जमीन पर जोरदार छलांग लगाई। उसका मजबूत शरीर तोप के गोले की तरह सीधे बेबाई की ओर टूट पड़ा। उसके हाथ में मौजूद शुआनमिंग टर्टल शील्ड भारी ताकत के साथ युद्ध मंच पर आ गिरा। धड़ाम! अगले ही क्षण उसने अपना सोल स्किल सक्रिय किया। शुआनमिंग शॉक! भयावह झटका सीधे बेबाई की ओर बढ़ा। धम! तेज धमाके के साथ बेबे का पूरा शरीर हवा में उछल गया।
वो किसी टूटी हुई पतंग की तरह मंच से बाहर जा गिरा। तभी रेफरी बिजली की गति से युद्ध मंच के बीच पहुंचे। उन्होंने अपना हाथ ऊंचा उठाकर जोर से घोषणा की, बेबे मंच से बाहर गिर चुके हैं, मुकाबला समाप्त, विजेता शिव संशी। अगले ही पल पूरा अखाड़ा जोरदार तालियों और नारों से गूंज उठा। चारों तरफ केवल शिव संशी के नाम की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने शांत भाव से एक बार मंच की ओर देखा, फिर बिना किसी रुचि के मुड़ गया। मेरे लिए यह मुकाबला यहीं समाप्त हो चुका था। भीड़ के बीच से निकलते समय लाई दाजुआंग हांफता हुआ हमारे पास आया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, क्लास मॉनिटर, मैं अब सीधे छात्रावास जा रहा हूं। आज आपने और शाओ शाओ ने जो धुन बजाई थी उसका असर कमाल का है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर की हेवन एंड अर्थ एनर्जी खुद मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। जब तक इसका प्रभाव है मैं अपना पूरा समय साधना में लगाऊंगा। मैंने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी, फिर शांत स्वर में कहा, जाओ, लेकिन साधना करते समय मन को स्थिर रखना, जल्दबाजी मत करना। दाजुआंग से विदा लेने के बाद मैं और शाओ शाओ साथ साथ श्रेक एकेडमी के मुख्य द्वार से बाहर निकल आए। दोपहर की धूप पूरे रास्ते पर फैली हुई थी। अकादमी के बाहर वाली छोटी सी फूड स्ट्रीट हमेशा की तरह रौनक से भरी हुई थी। शाओ शाओ के दोनों हाथों में सुनहरे रंग की 2 गरम गरम मांस की सीखें थीं। उसके गाल खाने से फूले हुए थे। वो खुशी खुशी एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूम रही थी। उसकी बड़ी हरी आंखें लगातार अगले स्वादिष्ट खाने की तलाश कर रही थीं। जब उसने आखिरी ओस्मांथस केक भी खत्म कर लिया, तब जाकर उसने संतुष्टि से सांस ली। पेट भरने के बाद सामान्य तौर पर हम छात्रावास लौटकर आराम करते थे, लेकिन आज शाओ शाओ ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी हरी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कुछ दिन पहले घर पर कौन कह रहा था कि साधना बहुत थका देती है और अकादमी पहुंचते ही 1 महीना सिर्फ आराम करेगा? यह सुनकर शाओ शाओ के गोरे गाल हल्के लाल हो गए। मैं समझ गया था। सुबह निंग टियान का लेवल 31 सोल पावर देखने के बाद उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना जाग चुकी थी। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। वो कभी किसी से पीछे रहना नहीं चाहती थी, और सबसे बढ़कर वो मेरे लिए बोझ बनना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे कपड़ों का किनारा दोनों हाथों से कसकर खींचते हुए मीठी आवाज में बोली, भैया चलो ना, चलकर साधना करते हैं, अभी चलते हैं। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। उसकी प्यारी शक्ल के पीछे छिपी दृढ़ इच्छा शक्ति मैं अच्छी तरह समझता था। यही दृढ़ता आगे बढ़ने वाले साधक की सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया, फिर उसकी छोटी सी गोल जूड़े पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराकर कहा, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं। हम दोनों फिर से श्रेक एकेडमी के भीतर लौट आए। इस बार हमने भीड़ भाड़ वाले रास्तों से बचते हुए अकादमी के शांत हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। कुछ देर चलने के बाद हमारे सामने एक विशाल और शांत झील दिखाई दी। झील का पानी बिल्कुल साफ था। यही था सी गॉड लेक। मैं शाओ शाओ को लेकर झील के किनारे किनारे चलता रहा। आखिरकार हम एक शांत और सुनसान छोटे से जंगल में पहुंचे। चारों ओर घने पेड़ थे। बाहर की आवाजें लगभग सुनाई नहीं दे रही थीं। मैं एक समतल पत्थर पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। दोनों हाथ फैलाते ही चांदनी जैसी सफेद और बैंगनी सुनहरी आभा एक साथ फैल गई। अगले ही क्षण फक्सी किन मेरे सामने हवा में प्रकट हो गई। मेरे सामने शाओ शाओ भी शांत होकर बैठ गई। हल्की हरी रोशनी चमकी। उसकी 9 फीनिक्स फ्लूट भी उसके हाथों में आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सिर्फ एक नजर में ही हम समझ गए कि आज कौन सी धुन बजानी है। ये सुबह वाली लिंगशू जू युआन क्यों नहीं थी। इस बार मैंने अपनी उंगलियां पूरी शक्ति के साथ तारों पर रखी। अगले ही क्षण मेरी तर्जनी और मध्यमा ने एक साथ तारों को जोर से छेड़ा। शाओ शाओ की बांसुरी भी बज उठी। इस बार उसकी धुन भी पहले जैसी शांत नहीं थी। वो तेज, ऊर्जावान और जोश से भरी हुई थी। वीणा और बांसुरी की संयुक्त ध्वनि पूरे जंगल में गूंजने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। चारों ओर फैली हुई हेवन एंड अर्थ एनर्जी मानो उफान मारने लगी। लेकिन जैसे ही वो ऊर्जा हमारी संयुक्त ध्वनि के दायरे में पहुंची, वो तुरंत शुद्ध होकर निर्मल ऊर्जा में बदल गई। वो शुद्ध ऊर्जा लगातार हमारी नसों में प्रवेश करने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी उंगलियां तेजी से वीणा के तारों पर नृत्य करने लगी। विशाल मात्रा में हेवन एंड अर्थ एनर्जी मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी। वो लगातार मेरी हड्डियों, मेरी नसों और पूरे शरीर को मजबूत करती हुई। लेकिन ठीक उसी समय शांत पड़े सी गॉड लेक की सतह पर अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। शांत सी गॉड लेक की सतह पर अचानक जोरदार हलचल मच गई। झील के बीचों बीच से एक चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी आसमान की ओर फूट पड़ी। अगले ही पल वो लाल प्रकाश पानी की सतह को चीरता हुआ हमारी दिशा में बिजली की गति से बढ़ने लगा। वो एक लाल वस्त्र पहने युवती थी। उसका पूरा शरीर प्रचंड लाल अग्नि से घिरा हुआ था। जहां जहां उसके कदम पड़ते, झील का पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता। छिश! सफेद जलवाष्प की लंबी लकीर उसके पीछे बनती चली गई। दूर से देखने पर वो किसी जलती हुई उल्का की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर असहनीय पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के भीतर की ईवल फायर बेकाबू होकर उसकी चेतना को लगातार निगल रही थी। वो अब अपनी समझ से नहीं, सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के सहारे भाग रही थी। वो झील की ठंडी ऊर्जा से अपने भीतर की भयानक आग को दबाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी गति एक पल के लिए